नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्वर्जन और कास्ट के ऊपर कि क्या कन्वर्ट होने के बाद भी कास्ट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए या नहीं, लीगली क्या बात है। और आज मैं यह क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट पब्लिक कमीशन जो है उसमें एक यू अकबर अली ने, जो कि एक कन्वर्ट मुस्लिम है, उसने एक याचिका दाखिल की कि उसे कन्वर्जन का लाभ और आरक्षण का लाभ दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि वो कन्वर्ट होने से पहले, मुस्लिम बनने से पहले एक हिंदू था और उसमें दलित परिवार से आता था। और उसके बाद जब उसने कन्वर्जन किया है, जब वो मुस्लिम बनता है, तो वही कास्ट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए और उसे बैकवर्ड मुस्लिम क्लास में, उधर बीसी ब्रैकेट में एम लिखते हैं तमिलनाडु में, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जबकि मामला यह हुआ कि इसने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस की परीक्षा दे दी और उसमें जो कट ऑफ था उसमें इसको कम नंबर आए, तो इसे पीएससी जो है पब्लिक सर्विसेज कमीशन, उसने बोला कि आप, मतलब उसका नाम नहीं आया एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में, तो उसने फिर एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में पूछा कि क्यों नहीं हुआ, तो बताया गया कि तुम जनरल कैटेगरी में आते हो, तुम एससी या एसटी या ओबीसी में नहीं आते हो, इसलिए उसका लाभ तुम्हें नहीं मिला। तब इन्होंने कोर्ट का रुख किया और मद्रास हाई कोर्ट ने एक अभी निर्णय देते हुए कहा है कि कन्वर्जन में कास्ट कैरी नहीं करता और कोई भी इस तरह से क्लेम नहीं कर सकता। ये तो यू अकबर अली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये मामला था। अब इसके थोड़े डिटेल्स में जाते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या। कोर्ट ने जो है दो केसेस को इसमें आधार बना के, कोर्ट तो कई केसेज उन्होंने किए हैं, लेकिन ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैलाश सोनकर वर्सेज मायादेवी और एक है जी माइकल वर्सेज एस वेंकटेश्वरम। उसमें कहा गया है, जो पहले के वर्डिक्ट थे कोर्ट्स के, उसमें कहा गया है कि कन्वर्जन के बाद कास्ट इट सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब आपने अगर एक बार मतांतरण कर लिया, आप हिंदू से अगर क्रिश्चियनिटी में चले गए, इस्लाम में चले गए, तो आपका कास्ट कैरी नहीं होगा और आप जो है बेनिफिट्स उस हिसाब से जो है वो नहीं उठा सकते। और इसमें रीज़न जो दिया गया था वो यह था कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी दोनों ही कास्ट को, यानी जाति को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो प्राउडली कहते हैं कि हमारे यहाँ जातियाँ नहीं हैं, इसलिए कन्वर्ट जो है वो जातिगत जो भी बेनिफिट्स होते हैं योजनाओं के, जो दूसरी जातियों के लिए, हिंदू की जातियों के लिए बने हुए, उसका लाभ वो नहीं ले सकते। अब इसमें एक बहुत ही रिमार्केबल पंक्ति जो है कोट की गई है उसी वर्डिक्ट से, वो मैं फुल स्क्रीन पे डालना चाहूँगा ताकि आप लोग पढ़ सकें। वहाँ पर लिखा गया है कि द ओरिजिनल कास्ट रिमेन्स अंडर एक्लिप्स। मतलब जो जाति है आपकी, जो जन्म से आपने पाया है, उस पर एक ग्रहण लग जाता है और जो ही व्यक्ति रिकन्वर्ट करता है ओरिजिनल रिलीजन में, मतलब वापस जब पहले हिंदू से, मान लीजिए कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, उसने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो उस पर एक ग्रहण लग जाता है और जो ही वो वापस आता है तब वह ग्रहण छट जाता है और वो वापस उसी कास्ट को एक्वायर कर सकता है। द एक्लिप्स डिसअपियर्स एंड द कास्ट ऑटोमेटिकली रिवाइव्स। मतलब कास्ट, जाति उसकी वहाँ लौट आती है। ये कोर्ट ने उसमें कोट किया है। स्पष्ट अर्थ है कि आप हिंदू हैं तब जाति है आपके पास, इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में या वैसे किसी भी मज़हब, धर्म, रिलीजन में आप जाते हैं जो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वापसी अगर आप करेंगे तो वापसी आपकी उसी जाति में होगी और आप उसका लाभ फिर से ले सकते हैं। अब बात होती है कि इस वर्डिक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है और ख़ास करके जो नुएंसेस पढ़े हैं कोर्ट ने और उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे ये काम करता है, कि आप जो है निचली जाति से हैं, आप ल्योर होके, मतलब 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल के चक्कर में आप अगर अपना मज़हब, धर्म या जो भी छोड़कर दूसरे धर्म, मज़हब या रिलीजन में जाते हैं, तो आपको वही बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इसमें देखिए कि दो तरह से कन्वर्जन्स होते रहे इस देश में। एक है कि आपको ल्योर किया जाता है,
आपको बहकाया जाता है, डिसीट का प्रयोग होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन लिया और बोला है कि मतांतरण जो है और जिस हिसाब से हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा का के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और सेंटर को उन्होंने अभी 14 नवंबर को एक उनका आया है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद 22 को आया है। तो ये सब चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। तो कन्वर्जन एक होता है, ल्योर किया जाता है, आपको लुभाया जाता है। लुभाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप गरीब हैं, आपको भोजन दे दिया, आपके बच्चों को बोला कि हम स्कूल दे देंगे। आप डिसीट आपको किया गया कि आप लड़की हैं और लड़के ने अपना नाम छुपा के आपसे विवाह किया और बाद में आपको नाम बता रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है कि अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। व्यवस्था में लोग कन्वर्ट होते हैं ऐसे भी। और एक है कन्वर्जन कि आप ठीक है, आपको कोई मज़हब की बात या किसी रिलीजन की टीचिंग्स अच्छी लगी और आप जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। इस दो तरीके से होता था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए ये वर्डिक्ट हो जाता है क्योंकि ऐसे कई मामले जो आए हैं, जो पहुँचे हैं, मतलब लोगों के संज्ञान में आए, मीडिया में रिपोर्ट्स हुई हैं कि किस तरह से कुछ लोग अपना हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है और वो चुनाव में भाग ले रहे हैं। मतलब जो एक रिजर्व कोटा वाला मान लीजिए गांव है, वहाँ पे है कि सिर्फ निचली जातियों के लोग या पिछड़ी जातियों के लोग या ओबीसी जो भी वहाँ पे आता है कि वैसे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, मुखिया का मान लीजिए। लेकिन पता चला है कि जो क्रिश्चियन हो गए वो भी जो है उसका लाभ ले रहे हैं। उसी तरह नौकरियों में कई लोगों ने, मतलब क्रिप्टो कन्वर्ट जिसको बोलते हैं, कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन वो लगातार लाभ उठाए जा रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट लेते हैं। और ये कौन करवाता है? ये सबको पता है, जो कन्वर्ट करवाते हैं, चाहे चर्च वाले हों या मौलवी हों या जो भी हों, उनको पता है कि अगर हम किसी का मतांतरण करवाते हैं तो उसे अपनी जातिगत पहचान समाप्त करनी होगी और जातिगत पहचान से जुड़ी जितनी व्यवस्थाएं हैं कि सरकारी योजना का आपको लाभ लेना है, आपको नौकरियों में आरक्षण चाहिए, ये सब खत्म हो जाएगा। उन्हें पता है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम प्रैक्टिसिंग तो मुस्लिम बन जाओ, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बन जाओ, लेकिन अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, जाति प्रमाण पत्र जो है उसको मत त्यागो। उस पे जो नाम रामालिंगम है तो वही रखो, भले तुम इधर अकबर अली बन गए, भले तुम इधर जो है जॉर्ज माइकल बन गए, लेकिन नाम अपना रामालिंगम बनाए रखो और वो चलते रहो। क्योंकि उसको एक तरह से उसके सत्यापन के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए अब एक एक कन्वर्ट के यहाँ किसी न किसी अधिकारी को जाना होगा। ये चाहे ग्राम सेवक के स्तर से हो, मुखिया के स्तर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, बीडीओ जिसको बोलते हैं, उनके स्तर से हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से हो। इन सब के स्तर से चलेगी, सत्यापन करने की टीम पहुंचेगी, तब जाके ऐसा हो पाएगा। तो ये कोई ना करता है, ना किसी को मतलब है, ना किसी को पता है। पूरा का पूरा गांव ही मान लीजिए कन्वर्ट करवा दिया गया, या कोई ट्राइबल एरिया का है उसमें कन्वर्जेंस इस तरह से हो रहा है, तो किसको पता चल रहा है? कौन जा रहा है आपके विरोध में केस फाइल करने के लिए? कोई नहीं जाता। इस कारण से ये डुअलिटी जो है, ये दोनों चीज़ों का एक तरह से लाभ लेना, कि आप हिंदू धर्म त्याग भी रहे हैं लेकिन हिंदू धर्म में होने के कारण जो आपको लाभ मिल रहा था उसका भी आपको लाभ लेना, ये धड़ल्ले से चल रहा था। ये जो वर्डिक्ट अभी आया है मद्रास हाई कोर्ट का, इसको नॉन लेफ्ट के लोगों को पब्लिसाइज करना चाहिए। इसको बेस बना के जिन जिन जगहों पे इस तरह के मास कन्वर्जेंस चल रहे हैं, इनको अपने स्तर से वैसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए कि इनको अगर जॉब उस आधार पर मिला है तो उन्हें जॉब से निकाला जाए। ऐसे लोग अवैध तरीके से अगर नौकरियां पाई हैं तो उनको उससे हटाया जाए। और साथ ही इसे उन जगहों पे प्रसारित किया जाए जहाँ पे कन्वर्जेंस अधिकाधिक हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को यह बताया जाए कि तुम अगर कन्वर्ट होते हो तो तुम्हारा जो बेनिफिट है आरक्षण का वो चला जाएगा, तुम उस एम्बिट से बाहर चले जाओगे और फिर तुम कभी ले नहीं पाओगे। तो इस तरह से जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक ऐसे एक तरह से लैंडमार्क वर्डिक्ट्स का, इसका कोई आप जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे अपने हक में
हिंदू समाज को बचाने के लिए, हिंदू समाज को जोड़े रखने के लिए। इसलिए इसका जो फार रीचिंग इफेक्ट है वो होने वाला है कि बैकवर्ड क्लास जो है ना उसको सबसे अधिक टारगेट किया जाता है। वहाँ तक अगर ये संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग या अन्य संस्थाएं जो भी एंटी कन्वर्जन लॉज के लिए कार्यरत हैं, जिन्होंने पास करवाया है अपने अपने स्टेट्स में दबाव डलवाकर, तो अगर ये संस्थाएं इसका लाभ नहीं उठा पाती, ये जो वर्डिक्ट अभी आया है, और अपने एक तरह से उनका जो अप्रोच है कन्वर्जेंस को लेके, और शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, इन लोगों के गांव में, इन लोगों के क्षेत्रों में जाके अगर इसको ये पब्लिसाइज नहीं करते, इसका प्रचार नहीं करते हैं कि तुम्हें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाने के नाम पे ये जो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें चावल दे देगा, गेहूं दे देगा, स्कूल दे देगा, लेकिन तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट से तुम्हें अलग कर रहा है, तो उधर जाना चाहिए इनको, वरना ये एक बहुत बड़ा अवसर इनके हाथों से निकल जाएगा। अब इसमें आता है कि सरकार का और जुडिशरी का, इन दोनों का एक उत्तरदायित्व है समाज को लेकर। और अभी हमने देखा है किस तरह से ये लगातार, मतलब नवंबर के महीने में इन बिंदुओं पे खूब चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी एक तो मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी संघ हैं या उनके अनुषांगिक संगठन हैं या उस तरह से कार्य करने वाले लोग हैं, उन सब को एक, मुझे लगता है, देशव्यापी एक सूची बनाने की सोचनी चाहिए कि आप हर ताल्लुक में जाके, हर थाने में जाके, हर गांव में जाके, जिन जिन एरियाज़ में कन्वर्जन का ये जो इसकी सड़ांध जो है फैल रही है, वहाँ पे जाके आप लिस्ट कंपाइल कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं और आपके पास प्रमाण हैं उनके कन्वर्जन के। और उसी तरह सरकार को भी, बीडीओ को भी, इनको भी अपने स्तर से एक कार्रवाई करनी चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कि कितने लोग वैसे हैं जो कन्वर्ट होने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में रहकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार को धोखा दे रहे हैं और अवैध रूप से आपने उनकी योजनाओं का लाभ लिया है। एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जो एक धूर्तता वाला एजेंडा है इन लोगों का, हिंदू गरीबों को, हिंदू ट्राइब्स को, आदिवासियों को, उनको अपने धार्मिक पहचान से विलग करके, उनकी संस्कृति से विलग करके एक वेस्टर्नाइजेशन या फिर इस्लामीकरण या ईसाईकरण जो इनका हो रहा है उसमें खींच कर लाने में, और उसके बाद फिर आपके पास किसी का विजन डॉक्यूमेंट 2047 चल रहा है, किसी का और कुछ चल रहा होगा, वेटिकन से पैसा आ रहा है। तो इन सब के ल्योर से बचाने के लिए आपको इन लोगों को एक तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा कि तुम अगर उधर जाते हो तो उसके क्या क्या खतरे हैं। और ये मास कन्वर्जेंस जो है वो धीरे धीरे अगर इसको ठीक से पब्लिसाइज किया जाए तो ये घटेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ या सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी हम जानते हैं कि लगातार कम से कम 10-12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज आ गए हैं। तो राज्य सरकारें तो जगी हैं, लेकिन केंद्र सरकार आज तक नहीं जगा है इसको लेके। मतलब 75 सालों में किसी भी केंद्र सरकार ने इस पर एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाने की अनुशंसा तक नहीं की। 1954 में बात चली थी कि रिलीजियस बैकवर्ड क्लासेस रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल एक आया था, वो आया 54 में आया, 60 में आया, दोनों में पास नहीं हुआ क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिला। संसद में उतने लोग नहीं थे कि इस बिल को सपोर्ट कर सके। तो आप सोचिए कि उस समय सत्ता में कौन था और कौन वो लोग हैं जिन पर वेटिकन से संचालित होने का या CIA से या जिसका भी एजेंडा है उसको कैरी करने का आरोप लगता रहा। किस राज परिवार को इस देश में, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जिनके परिवार से कुछ लोग बैठे हैं, याद कीजिए। वो बिल पास नहीं हो सका। क्यों पास नहीं हुआ? अब बताइए कि इसमें ऐसी क्या बात रही होगी कि कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं, जो विदेशी धर्म या मजहब हैं, उसमें हमारे अपने लोग क्यों कन्वर्ट हों, इस पर कैसे सांसद जो है सपोर्ट नहीं दे सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया इसका?
उसके बाद फिर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उसमें भी इस बिल को रिवाइव करने की बात चली, लेकिन 79 में जो है वो सरकार गिर जाती है और उसके बाद उस बिल पर कभी चर्चा ही नहीं हो पाती है। आर्टिकल 25 कहता है प्रोपोगेट कर सकते हैं आप अपना रिलीजन, और अभी ही सेंटर ने हाल ही में ये सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ करती थी 1997 में, आंध्र प्रदेश बनाम एक व्यक्ति थे, हाँ, उनका एक मामला आया था, तो उसी में ये सेंटर ने सबमिट किया था और वो उस जुडिशियल मतलब जो निर्णय है उसका एक हिस्सा है, जिसमें सेंटर ने यह सबमिट किया था कि राइट टू प्रोपोगेट है, और प्रोपोगेट शब्द मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप अपने रिलीजन का। आर्टिकल 25 जो है आपको ये स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या प्रोपोगेट शब्द के अंदर राइट टू कन्वर्ट भी आता है? इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लंबी चर्चा हुई और उसके बाद उस चर्चा का यह परिणाम आया कि आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन आप कन्वर्ट, वो जो है संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है, वह मूल अधिकार में नहीं आता है कि आप राइट टू रिलीजन जो है उसके एम्बिट में राइट टू कन्वर्ट भी ले आए। ये 1997 में सेंटर ने सबमिट किया था और दोबारा इसी को रिकॉल किया है। अभी हाल ही में कन्वर्जन के ऊपर डिबेट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब ये 5 जजों की बेंच के सामने ये सबमिशन था और उसे ऑर्डर में भी जो है इंक्लूड किया गया। लॉबी जो है, जो वामपंथियों की लॉबी है, ऐसे हर कानून के विरोध में है जो इनके कन्वर्जन के एजेंडा के उसमें आता है, या फिर जो इनके इन्फिल्ट्रेशन के एजेंडा में कि आप धीरे धीरे इनकी बहू बेटियों को अपने तरफ लाओ और उन्हें जो है एक तरह से शादी करो, लव जिहाद करो या जो भी करो, और उसके बाद उन्हें अपने तरह से डाइल्यूट करो उनके धर्म को। अब किसी से विवाह कोई करता है, मान लीजिए कि मुस्लिम को आपने अपनी बेटी दे दी, और उसके बाद फिर मतलब आना जाना तरह तरह की चीज़ उसको कन्वर्ट कर देगा, उसके बच्चे होंगे 4-5, उसके बाद वो तो हिंदू बनने वाला नहीं है, तो आपको उस हिसाब से भी देखना चाहिए। तो तीस्ता सेतलवाड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को नवंबर 23 को इनका एक था सबमिशन दिया कि हमने जनवरी में पिछले साल एक लगाया था याचिका एंटी कन्वर्जन और ये सब लव जिहाद के नाम पे जो कानून बने हैं उसके विरोध में। तो सुप्रीम कोर्ट ने CJI चंद्रचूड़ जो है उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इसको जितनी जल्दी हो सके लिस्ट किया जाए सुनवाई के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है एंटी कन्वर्जन बिल्स जो 4 स्टेट्स में पारित हुए हैं उसके विरोध में आपकी याचिका हम सुनेंगे। अब 14 नवंबर को, मतलब उससे 9 दिन पहले, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी कन्वर्जन बिल के ऊपर, कन्वर्जन और ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन या मास कन्वर्जन्स होते हैं उसको लेकर यह कहा कि इस तरह का कन्वर्जन जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, खतरा है, और सेंटर को बोला कि आप इस पर जो है अपना काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कीजिए। सेंटर ने शायद मिस कर दिया, उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि आपने मिस क्यों किया, इसको आप सीरियसली लीजिए, तब जाके उन्होंने इस पर अपना विचार रखा। अश्विनी उपाध्याय की याचिका थी, उस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बोला था। ये एक मेनस है, मतलब हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ भी रहा है, लेकिन हम लोग जो है एक तरह से हाथ हमारे लगता है कि बंधे हुए हैं। ये संस्थाएं जिनका भी मैंने नाम लिया, संघ हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या अन्य लोग जो भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ये भी तब तक इस पर कुछ नहीं कर सकती जब तक कि इनको कानून सहायता मिले। मतलब उस राज्य में अगर एंटी कन्वर्जन लॉज हैं तब जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तब उन लोगों को जो इस तरह से ल्योर करके, लोभ में आके, धोखे में आके कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको आप वापस करवा सकते हैं, या फिर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, या फिर कानून का सहायता लेके कि इनको जो है धोखे से कन्वर्ट करवाया गया, वो सब कर सकते हैं। लेकिन कानून रहेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? अभी भाजपा तो अच्छे पोजीशन में है, आप जो है सेंटर से क्यों नहीं इसके ऊपर कानून लाते हैं? इस पर चर्चा अभी क्यों नहीं हो रही है?
आपको नहीं लग रहा है कि बिहार के मधुबनी में अगर 8000% कन्वर्जन अचानक से स्पाइक कर गया हो पिछले 1-2 सालों में, 8000%, समझते हैं 80 गुना, तो सेंटर को भी चिंता होनी चाहिए इसकी। और जब तक एक सेंट्रल लॉ पास नहीं होगा, फिर स्टेट में क्या है कि इस स्टेट का आदमी उधर जाकर रहने लगा, उसकी जुरिस्डिक्शन से ख़त्म हो गया। और कई स्टेट हैं जहां लागू ही नहीं है, जिस पे आप प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? तब तो आपको एक सेंट्रल लॉ लाना पड़ेगा, ताकि स्टेट का लॉ नहीं तो आप केंद्रीय जो कानून है उसको लेकर के आप चल सकें और उसके आधार पर इन लोगों को टारगेट किया जाए। कन्वर्जन में तो ये होना चाहिए कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, और ख़ास करके अगर मास कन्वर्जन का ड्राइव कहीं पे चल रहा है, बिना डीएम के और 2-4 काउंसलर होने चाहिए जो हर धर्म के हो वहाँ पे, और उनका इंटरव्यू होना चाहिए कि आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये अगर नॉर्मल इक्का दुक्का होता तो हम कहते कि ठीक है भाई, ये नहीं संभव। लेकिन अगर हज़ारों की संख्या में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके पीछे कन्वर्जन मेला टाइप के ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है नौटंकी चल रही है, मतलब झटके लग रहे हैं, लोगों को पागल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लंगड़ा जो है छूने से जो है दौड़ने लगता है, बॉडी में जब पादरी करंट दे रहा है औरतों के, ये सब चल रहा है, तब तो इसमें तो प्रशासन को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो पंजाब का भी हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि पगड़ी पहने लोग ईसाई बन जाएंगे, और वो हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है लुधियाना में, जलंधर में, और वो सब टीवी पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं, छुपा हुआ रहे, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है, वो यूट्यूब पे वेबकास्ट हो रहा है, वो दिख रहा है सब लोगों को। इसको रोकने के लिए न सिर्फ ऐसे लैंडमार्क जो भी वर्डिक्ट आ रहे हैं उनका सहारा लेना चाहिए, बल्कि इन संस्थाओं को और सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये एजेंडा ये कोई छोटा नहीं है, किसी का फेथ आपने चेंज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये एक तरह से युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, सिविल वॉर के लिए, गृह युद्ध के लिए। हाल ही में 1-2 दिन पहले ही समाचार आया था कि एक पादरी ने 2000 लोगों को इकट्ठा करके, कोई डेवलपमेंटल कार्य हो रहा था साउथ के ही किसी स्टेट में, और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे हमला करवाया और रुकवा दिया काम। ऐसे ऐसे प्लांट्स जो है बंद करवाए गए हैं सदर्न इंडिया में ईसाइयों की भीड़ों के द्वारा। ये सब चल रहा है कि आप किसी राष्ट्र को अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाह रहा है तो आप जो है वैसे फैक्ट्रियों को बंद करवा दें, चाहे यूनियनबाजी से करवाएं, या फिर कह दें कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो गया, यहाँ के लोग तो नहीं चाहते, तो यहाँ हम फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे। फैक्ट्री जब लग गई, बन गई, ऑपरेशनल होने वाली है या हो चुकी है, तब बंद करवाया जाता है। इससे देश की छवि को, राज्य की छवि को नुकसान पहुँचता है और वहाँ इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं हो पाता है। बिहार की छवि आप देख लीजिए कि एक बार अगर बन गई कि यहाँ कानून की समस्या है, तो लाख कोई भी कोशिश करके मर जाए, वहाँ पे दोबारा लोग देखने नहीं जाते। तो अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपका इंपोर्ट का बिल हमेशा बढ़ता रहेगा, डॉलर का दाम ऊपर जाता रहेगा, आपके यहाँ रोजगार की कमी हमेशा बनी रहेगी, और आप कभी भी ट्रू सेंस में विकसित राष्ट्र कहलाने योग्य नहीं हो सकते। ये सब में, ये कन्वर्जन का ये सब कुछ उधर ही आके ज़ीरो इन होता है कि न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को जो है छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसके समाज को, बल्कि आर्थिक रूप से भी। जब भी हमारे पास एक इस तरह का काडर हो जाएगा, पैदल सेना हो जाएगी किसी के पास, कि एक बार मस्जिद से लाउड स्पीकर से अनाउंस कर दिया कि सड़कों पे आ जाओ, एक बार जो है चर्च के लाउड स्पीकर से घोषणा होगी कि 2000 आदमी वहाँ पे पहुँच जाओ, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि कहीं पे भी मॉब को मोबिलाइज किया जाए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक सम्यक और समग्र खतरा बन के ये सदैव ही उपस्थित रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।